एक समय में 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स वाले देश भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी के जो एमिनेंट लीडर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन से इसको एक देश बनाया गया, जहां आज भारत 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ में 77 ईयर्स से ज़्यादा का जो इंडिपेंडेंस है वो सेलिब्रेट कर चुका है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तभी कहा था कि भाई ये देश जो है वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है, और आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जो है उसको लेकर के हमेशा भारत देश के अंदर ही जो है वो कहीं ना कहीं डिविजन्स चलता रहता है। जहां पर आप देखोगे तो जो साउथ इंडियंस हैं वो नॉर्थ इंडियंस को कहीं ना कहीं अनपढ़ कहते हैं, साथ साथ में आप देखोगे तो जो साउथ इंडियंस को नॉर्थ इंडियंस रेसिज्म के भावनाओं से देखते हैं, उनके लैंग्वेज के भावनाओं से उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हाल ही में चुनाव हुआ है, आप देखेंगे 5 राज्यों में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर में, जहां पर 3 जो हार्टलैंड स्टेट्स है वहां पर बीजेपी जो है जो सेंटर में भी है वो जीत करके आती है। और इसके बाद कहीं ना कहीं साउथ इंडियंस जो हैं वो नॉर्थ इंडियंस को गाली देते हैं, इलिटरेट तक कह जाते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो साउथ इंडियंस ये भी कहते हैं कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया जो है वो चीटिंग करता है। अब ऐसा क्यों है, तो बेसिकली इन चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे कि किस प्रकार से चीटिंग है। यहाँ तक कि जो विमेंस रिजर्वेशन बिल लाया गया है, जो एक्ट बन चुका है, जो महिलाओं को पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% सीट्स रिजर्व करता है, तो वहां पर भी नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट किस तरीके से होगा। फाइनेंस कमीशन जो टैक्स का डिवोल्यूशन करता है सेंटर से स्टेट में, वहां पर भी नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट कैसे होगा। और इन सब के बावजूद आज साउथ इंडिया डेवलपमेंट में इतना बेहतर कैसे है, और इन सब के ब्यूटी पर हम चर्चा करेंगे। एज अ होल भारत अभी भी एक देश है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है और आगे हमको इसको बहुत बेहतर लेकर के जाना है। पर क्या समस्याएं हैं वो हम हमेशा की तरह इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसके सॉल्यूशंस पर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत में कुल 6 जोनल काउंसिल्स हैं, जहां पर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का है। तो नॉर्थ इंडिया में जो राज्य इंक्लूडेड हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात कर लेते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं। तो वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात कर लेते हैं तो इनमें जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं वो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये सबको मिला करके बेसिकली हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम ब्रिटिशर्स से पहले क्या रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से डायनेस्टीज रहे हैं, तो आप सम्राट अशोका का देख सकते हो, मौर्यन एम्पायर, फिर कुशाना एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे कनिष्का, फिर समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य गुप्ता एम्पायर को लेकर के चले। वहीं आप देखेंगे हर्षवर्धन जो है वो, और हुन एम्पायर आपको देखने को मिल जाएगा, गुर्जर प्रतिहारा, तोमर डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत जिसमें तुगलक और लोदी आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर बहुत बड़ा मुगल एम्पायर, फिर सुर सिख एम्पायर जिसमें महाराजा रंजीत सिंह काफ़ी फेमस रहे हैं, राजपूत जहां पे महाराणा प्रताप जो है वो काफ़ी मशहूर रहे हैं, और मराठा एम्पायर जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये सब डायनेस्टीज का भी एक समय में नॉर्थ इंडिया तक कंट्रोल जो हुआ करता था, इस वजह से उनको भी हम यहाँ पर रखे हैं। वहीं अगर आप साउथ इंडिया की बात कर लोगे तो यहाँ पर चेराज, चोलाज, पांड्यास ये संगम एज में आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर सतवाहनास देखने को मिल जाएंगे, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, काकाटिया डायनेस्टी, होयसला और विजयनगर ये काफ़ी फेमस रहे हैं। अब यूजुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे फॉरेन इन्वेजन्स जो हैं वो ज़्यादा हुए हैं क्योंकि ये कनेक्टेड था रेस्ट ऑफ एशिया से, जबकि जो साउथ इंडिया है क्योंकि उसके तीनों तरफ से पानी है तो इस वजह से फॉरेन इन्वेजन्स ना के बराबर हुए हैं। जो सुमेरियन रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि केरल जो है वो स्पाइस एक्सपोर्टर रहा है सिंस 3000 BC से। इन्होंने अट्रैक्ट किया है एंशिएंट अरब्स को, बेबीलोनियंस को, एसीरियंस को और इजिप्शियंस को। जो फेमस सिल्क रूट साइट्स है उसमें पुडुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। 2000 साल पहले रोमन ट्रेडर्स जो हैं वो विजिट करते हैं मालाबार कोस्ट को केरला में, और ज्यूज माने जाते हैं कि सबसे पहले वो विजिट करते हैं साउथ इंडिया में ही ऑन द शिप्स ऑफ किंग सोलोमन।
सेंट थॉमस जो एपोस्टल हैं वो बेसिकली केरल में ही आते हैं 52 AD में। ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी जब डेवलप हुआ था तभी का समय माना जाता है। और सबसे पहला जो मॉस्क है वो भी साउथ इंडिया में ही बना था 629 AD में एक अरब ट्रेडर के द्वारा। और ये जो ट्रेड रूट हुआ करता था ये मिडिल ईस्ट और मालाबार के बीच में हुआ करता था उस वक्त जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे। यानी कि इस वजह से आप कह सकते हो कि केरल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, जहाँ पर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म जो है वो तीनों ही ग्रो करते हैं। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि साल 1500 में पोर्टुगीज जो हैं वो अराइव करते हैं कैलिकट में, बेसिकली ये केरला में ही स्थित है। और 1674 में फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर अपना ओपन करते हैं पुडुचेरी में। 2600 BC की बात कर लेते हैं तो ट्रेड रिलेशनशिप्स जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो देखने को मिलता है मेसोपोटामिया से, पर्शिया से और तुर्कमेनिस्तान से भी। जो बेसिकली 12 सिल्क रूट्स हुआ करते थे उनमें से भारत में आपको देखने को मिलेगा कि 7 जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही स्थित हैं। फिर 535 BC आते आते पर्शियन इन्वेजन देखने को मिलता है साइरस II के द्वारा आर्केमेनिड के। फिर 535 BC में ही ग्रीक इन्वेजन बाई अलेक्जेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। 400 साल बाद आप देखोगे 180 BC में तो डेमेट्रियस I का इन्वेजन होता है जो फाउंडेशन रखता है इंडो ग्रीक किंगडम का। और 712 AD आते आते मोहम्मद बिन कासिम जो है वो फर्स्ट इस्लामिक रूलर और वो एक अरब थे। और इसी के बाद में फिर आप देखोगे कि अलग अलग इस्लामिक रूलर्स का रहा है रूल, चाहे वो महमूद ऑफ गजनी रहे हों, मोहम्मद गोरी रहे हों, चंगेज़ खान, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, बाबर जो मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश भी करते हैं, और नादिर शाह जो औरंगजेब के मृत्यु के बाद आते हैं, बैटल ऑफ करनाल और कोहिनूर डायमंड को चुराने में वो कामयाब भी होते हैं। और सब इन्वेजन्स से आप देखोगे कि भाई इफेक्ट पड़ा है कल्चर के ऊपर भी। यहाँ तक कि आप देखोगे जो भारत में टोटल संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से 8 क्लासिकल डांसेस हैं, उनमें से महज एक जो क्लासिकल डांस है वो नॉर्थ इंडिया से है, जो कथक है उत्तर प्रदेश से। बाकी के जो 4 हैं वो आप देखोगे साउथ इंडिया से ही है, जिसमें केरल से 2 है, जिसमें कथकली और मोहिनीअट्टम आते हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है वो माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म में से एक है। और फिर कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं, यानी कि 4 जो है वो साउथ इंडिया से हैं। महज एक जो है उसको भी कहा जाता है कि काफ़ी हद तक जो है वो साउथ से ही टिल्टेड है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कल्चर में किस तरीके से डोमिनेट करता है साउथ इंडिया, क्योंकि जो फोक डांसेस हैं, ये कल्चरल डांसेस के अलावा जो फोक डांसेस हैं वो भी साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर्ड टू नॉर्थ इंडिया। अगर हम लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं तो साउथ इंडिया में आपको मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सारे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे। इनके अलग अलग डायलेक्ट्स भी, और इनमें खुद के न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, मैगजीन्स भी होते हैं, और इनके काफ़ी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री भी फेमस है। नॉर्थ इंडिया में तो आप देखो कि ज़्यादातर हिंदी जो है वही एक कॉमन लैंग्वेज है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में बोला जाता है, लेकिन भाषा सिर्फ हिंदी ही होती है। तो भारत देश में कहावत है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे वाणी। वहां पर आप साउथ इंडिया के ब्यूटी को देख सकते हो, किस प्रकार से जो नेचर की ब्यूटी है, जहां पर वेस्टर्न घाट्स आते हैं, जहां पर आप देखोगे कि किस प्रकार से अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो रिवर्स हैं, इस प्रकार से ये ब्यूटी बनाते हैं कि वेस्टर्न घाट्स आप देखोगे तो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहाँ पे रख रखाव की ज़रूरत है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो कि स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, यानी कि साउथ इंडिया का ये ब्यूटी तो अट्रैक्ट करता ही है। ओवरऑल आप देखोगे कि कन्याकुमारी और इन सभी रीजन्स में नेहरू बोट ट्रॉफी रेस भी देखने को मिल जाएगा। तो साउथ इंडिया इस प्रकार की ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वहीं आप नॉर्थ इंडिया को देखोगे तो भाई हिमालय है, और साथ साथ में कहीं ना कहीं आप देखोगे टेरेन अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाएगा। साल 1950 जब भारतीय संविधान को एनफोर्समेंट में लाया गया था 26 जनवरी को, तो 8वें स्केड्यूल में, जो इनिशियली 8 स्केड्यूल हुआ करते थे जो आज 12 हैं, 8वें स्केड्यूल में 14 लैंग्वेज इनिशियली हुआ करते थे, जिसमें से बेसिकली 4 जो हमने देखे मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु, तो ये यहीं से बिलोंग करते हैं। और 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली आप देखोगे अगेन ये 4 उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो संस्कृत और ओडिया भी शामिल है क्लासिकल लैंग्वेजेस में। अब 8th स्केड्यूल में जो नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेजेस चलता है तो कश्मीरी और डोंगरी आप देखोगे कश्मीर वाले रीजन में, पंजाबी पंजाब वाले रीजन में, उर्दू बेसिकली आप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में देख सकते हो, सिंधी जो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है, और हिंदी आप देखोगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में शामिल है।
यहाँ तक कि आप भगवान बुद्ध के स्टैचू को देखोगे तो माना जाता है कि गांधार आर्ट का इस्तेमाल करके ग्रीक्स जो हैं उन्होंने ही इसको बनाया है। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो NSO जो है उनके आंकड़ों के हिसाब से भी आप देखोगे तो साउथ इंडिया जो है वो मच डेवलप्ड है एज कम्पेयर्ड टू नॉर्थ इंडिया। आप देखोगे पावर्टी जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू साउथ इंडिया, और हेल्थ के पैमाने पर भी साउथ इंडिया जो है वो बीट कर देता है नॉर्थ इंडिया को। यहाँ तक कि जो मिड डे मील स्कीम है वो सबसे पहले राज्य जो लाने वाला है वो है तमिलनाडु। इसकी वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेट है जहाँ पे बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा स्कूलों में वो बढ़ा है, और इसकी वजह से लिटरेसी जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल आप देखोगे तो बेंगलुरु आज IT कैपिटल है, क्योंकि बेंगलुरु फर्स्ट स्टेट कर्नाटका ही है जिन्होंने IT पॉलिसी लाया था 1997 में, और इनका एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत अलग से फोकस रहा है। इसको लेकर के हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्यों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया कहा जाता है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश आप देखोगे तो वहाँ से ही माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला साहब बिलोंग करते हैं, और 46% ऑफ टोटल रेमिटेंसेस जो है, रेमिटेंस मतलब कि जो भारत के लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, उस मामले में भी 46% सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स को ही बिलोंग करता है। केरल फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने कंप्लीट कर दिया है नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भी ग्राम पंचायत तक को जोड़ना। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में हमने देखा कि आप बड़े से बड़े रैंकिंग्स को देख लें नीति आयोग का, उसमें सदर्न स्टेट्स जो हैं वो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हो, फिर चाहे आप हेल्थ का देखो, आप एजुकेशन का देखो, उसमें सदर्न स्टेट्स बीट करते नजर आएंगे नॉर्दर्न स्टेट्स को। फिर हमने वीडियो की शुरुआत में जो कहा कि सदर्न स्टेट्स चिढ़ते ही क्यों हैं नॉर्दर्न स्टेट्स से, तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन है NK सिंह जी की अध्यक्षता में जो बनाया गया है 2020-21 से लेकर के 25-26 तक, तो बेसिकली आप देखोगे ये 5 साल के लिए कहा गया है कि मान लो सेंटर के पास में 100 रुपए जाते हैं टैक्स कलेक्शन के फॉर्म में, तो उस 100 रुपए में से 42 रुपीस जो है, स्पेशली 41 जो है वो डेडिकेट होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए। तो जो 41 रुपीस होगा उसमें से वो स्टेट्स को दिया जाएगा। अब 100 रुपए में 41 स्टेट्स को दिया जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अब इसका जो ट्रांसफर किया गया है ये अलग अलग पैमाने पे किया गया है, जिसमें एक रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन के आधार पर, और ये पॉपुलेशन जो है वो लिया जाएगा दरअसल 2011 के सेंसस पे, जो अभी तक हमारे पास डेटा है। अब 2011 के सेंसस को अगर हम ध्यान में दें तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इस वजह से वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है। लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे केरल, कर्नाटका, यहाँ पर आबादी इन्होंने कंट्रोल करने में ये बहुत अच्छा काम किए हैं, और इस वजह से TFR भी कम है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भाई सदर्न स्टेट्स को तो प्रमोट करना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि 2011 के सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना ज़्यादा टैक्स का शेयर। अब इस मामले में नॉर्दर्न स्टेट्स को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, जबकि सदर्न स्टेट्स जिन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है या कंट्रोल किया है पॉपुलेशन को, उनको एक तरीके का पनिशमेंट आप कह सकते हो। इस वजह से सदर्न स्टेट्स जो हैं वो इस चीज़ से खुश नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं, जो 33% सीट्स को रिजर्व करने की बात करी गई है, तो अब डिलिमिटेशन कमीशन के बगैर तो ये नहीं होगा, और डिलिमिटेशन जो है वो 84th अमेंडमेंट एक्ट संविधान का 2026 तक रोकता है कि भाई आगे का जो सेंसस होगा तब तक 2001 के ही सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा सीट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। अब मान लो कि लोकसभा में 543 सीट्स है 543, और 2031 का जब सेंसस होगा तो अब पॉपुलेशन के आधार पर जो होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा सीटों का स्ट्रेंथ, क्योंकि डिलिमिटेशन का मतलब ही है कि भाई ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ लेजिस्लेटर्स होंगे जो कहीं ना कहीं रूल करेंगे, यानी कि मतलब वो ध्यान में रखेंगे। और इस मामले में फिर से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर नंबर ऑफ MPs जो हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर्ड टू साउथ इंडियन स्टेट्स, और नंबर ऑफ MPs जिनके ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है केंद्र में सरकार भी उसी की होगी, यानी कि नॉर्थ इंडिया के ही द्वारा आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर को भेजा जा सकेगा, साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन फिर से नहीं होगा। तो यहाँ पर महिलाओं का सीट्स बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ही होगा। तो ये सभी कारण हैं जहाँ आप कह सकते हो कि साउथ इंडिया कई बार कहता है कि नॉर्थ इंडिया जो है वो चीटिंग करता हुआ नजर आता है।
यहाँ तक कि आप देखोगे तो 1 रुपए माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो है वो जा रहे हैं तो उसमें से 1.79 मतलब लगभग 2 रुपए के आसपास टैक्स के फॉर्म में बेनिफिट से मिल जा रहा है। लेकिन अगर कर्नाटका को 1 रुपए है तो वो 0.47 मतलब 50 पैसे से भी कम उसको टैक्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये आप भेदभाव देख सकते हो और इसके वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो साउथ इंडिया में 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी लाया गया था ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेकर के। खैर ये होलिस्टिक वीडियो हमने कोशिश किया है कवर करने का नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को लेकर के, लेकिन एक बात हमको ध्यान रखना है, कोई भी स्टेट जो है वो परफेक्ट नहीं है, फिर चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो उनके अपने चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो साउथ इंडिया हो उनके अपने चैलेंजेस हैं। हमको पता है कि किस तरीके से केरला में भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कई सारे इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो हर स्टेट को अलग अलग नीड्स की ज़रूरत है और उन प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख करके भारत एज अ होल हमको बात करना है और सभी राज्यों का विकास करना है और भारत अपने आप में एक है और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में हमको आगे बढ़ना है ताकि इसरो के जो साइंटिस्ट्स हैं और जो वर्ल्ड कप लाने वाले हर एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई भारत का सपोर्ट रहा है। तो हमें इसी प्यार के साथ में आगे बढ़ना है और देश को और आगे लेकर के जाना है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपके हिसाब से भी कोई पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ना नहीं है, गाली गलौज नहीं करनी है और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगता है हमारा एफर्ट जिसको बनाने में लिटरली काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। वीडियोस हमारे बड़े ज़रूर होते होंगे लेकिन इससे आपको होलिस्टिक वीडियो का कवरेज हो जाता होगा, जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि इसके बियॉन्ड आपको कुछ ना देखना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।